गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, इट्स अगेश हियर वंस अगेन, वेलकम बैक टू ग्रुप ट्यूटर। आज मंडे है और मंडे को हम लोग का केमिस्ट्री का शेड्यूल रहता है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लेसन हम लोगों ने 3 को स्टार्ट किया था, मेटल और नॉन मेटल। इसमें हम लोगों ने 3-4 वीडियो सेशन ऑलरेडी कर रखा है। आज के वीडियो सेशन में हम धातु के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए थे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बचे थे उसको देखेंगे और अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज को आज ज्वाइन करेंगे। ये 2 मेन टॉपिक आज के टॉपिक में हमें क्लियर करना है और यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में कि धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पे अंतर स्पष्ट करें। बच्चे से पूछा जाता है रासायनिक गुण के आधार पे और बच्चे लिख के आ जाते हैं भौतिक गुण के आधार पे कि धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं, ऐसे लिख के आ जाते हैं। और इस स्थिति में नंबर नहीं दिया जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को पूछा जाता है। तो हम इस सेशन को डील करने के बाद केमिकल प्रॉपर्टी से जुड़े हम लोग सबको एक बार रिकॉल करा देंगे, जिसको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमें 4 रिएक्शन, चौथा रिएक्शन पढ़ना है कि हमें एसिड विथ रिएक्शन विथ एसिड मतलब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं। तो देखो छोटू, जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो यहाँ पे ये चीज लिखोगे कि जब धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। और उसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखोगे मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम धातु है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया था मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक प्रकार का लवण है और ये किसका लवण है, धातु का लवण है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे मुक्त हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि यह रिएक्शन जो है क्या है, इस पे बेस्ड है, अर्थात धातु रिएक्शन कर रहा है एसिड से और लवण का निर्माण कर रहा है, धातु के लवण का निर्माण कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा है। उसी प्रकार हम लोगों ने जिंक का, आयरन का, एल्युमिनियम का, यहाँ पे मैंने 2, 6, 2, 2 ये सब तो पता ही आपको बैलेंस करने के लिए करते हैं इसलिए किया है। उसी प्रकार मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 धातु का क्या है, ये लवण है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर रहा है। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ पे ले लूं, लोहे का भी एग्जांपल ले सकते हैं, Fe प्लस H2SO4 ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देख लीजिए केमिकल बैलेंस है कि नहीं, आयरन एक H2 दो गो बैलेंस है। जिंक का भी रिएक्शन आप इसी प्रकार करा सकते हो, जिंक रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस जो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लोगे। और इसमें एक नोट आता है, वो नोट क्या है ना कि धातु जो होते हैं ना वहां पे जब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन, यहाँ पे क्या देखे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो धातु नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है बट हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता है। जब यहाँ पे देखिए, जब धातु मैग्नीशियम और जब नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन करता है, इन्हीं कंडीशन में हाइड्रोजन को मुक्त करता है, अदर स्टेट में हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे आप नोट में लिखोगे, नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखेंगे कि मैग्नीशियम तथा मैग्नीज ही 2 मात्र ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। ठीक, ये चीज कर लोगे। ऐसा पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, प्रबल अक्षीकारक है। मैंने जब पहला लेसन पढ़ाया था तो अक्षीकारक और कारक बताया था, वहां पे नाइट्रिक एसिड प्रबल अक्षीकारक है। इसलिए होता क्या है ना कि इसमें हाइड्रोजन जो निकलता है ना, ये इसी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अक्षीकृत हो जाता है और स्वयं जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड NO या NO2 या N2 से N2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे देखिए तो NO3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि क्या होता है कि धातु जो होते हैं मैग्नीशियम तथा मैग्नीज ही 2 मात्र ऐसे धातु जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। अब प्रकृति में छोटू कुछ ऐसे भी धातुएं पाई जाती हैं जो रिएक्शन करके विस्थापित नहीं करता है हाइड्रोजन को। जैसे उनका नाम अगर लिया जाए तो ये हो सकता है, हम लोग घरों में देखते हैं मम्मी लोग हमारे सोने चांदी का आभूषण पहनती हैं, वो हवा में तो होता है ना, ठीक, वहां पे एसिड का रिएक्शन नहीं होता है। एसिड क्या मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जैसे रिएक्शन तो करेगा, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लेटिनम। ये 4 ऐसे धातु हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया
अम्ल से अभिक्रिया करके H2 मतलब क्या हो गया छोटू, हाइड्रोजन गैस। H2 को मुक्त नहीं करते हैं या H2 विस्थापित नहीं करते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। तो ये बात आप नोट में याद रखोगे। कैसे नहीं करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखा जाए हम लोग। जैसे कॉपर जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यह हो गया कॉपर, धातु है, यह रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इससे जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे देखिए CuSO4, कॉपर सल्फेट तो बना लिया। चलिए ये तो धातु का लवण हो गया, परंतु यहाँ पे जो बनाता है वह हो जाता है SO2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, जहां पे कहीं भी आपको हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि धातुओं में कुछ ऐसे धातु होते हैं जैसे कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये 4 ऐसे धातु हैं जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट में लिख लोगे अच्छे से। पहले क्या लिखोगे इसका मैंने बता ही दिया था, उसके बाद ये रिएक्शन देखो। कभी कभी पूछने का ये भी तरीका होता है, कह देता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे आपको ये रिएक्शन लिखना होता है, इसको डिफाइन करना होता है। क्या लिखेंगे, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। और यह अभिक्रिया जो होता है किसको दर्शाता है कि धातु जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। यह बात आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे। नेक्स्ट और एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, ये धातु जो होते हैं ना, ये ऐसे धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करने का इनका दर है। मतलब पहले मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा, फिर एल्युमिनियम करेगा, फिर जिंक करेगा और फिर Fe करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये धातुओं का एक ऐसा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है ना, जिसमें धातु जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के दर को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बोर्ड में नहीं पूछा अब तक, तो इन फ्यूचर भी नहीं पूछ सकता है, बट पूछेगा तो आप लोग दिमाग में बैठा के रखोगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को टारगेट तो करना है नहीं, हमें तो नॉलेज के साथ पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो ये चीज आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरा रिएक्शन जो है ना, 5वां इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साथ। मतलब धातु के लवण के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। ठीक, इसको हम लोग पढ़े भी हैं, मिटा देंगे इसको। कैसे पढ़े, जब आपको याद कीजिए विस्थापन अभिक्रिया जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था मैंने, रिएक्शन विथ 5वां प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स साल्ट। मतलब इसका हिंदी क्या हो गया कि अम्ल के जलीय विलयन, धातु के अम्ल के जलीय विलयन के साथ, इसका मतलब क्या हो गया कि धातु के लवण के जलीय विलयन के साथ किसका रिएक्शन, धातु के जलीय विलयन के साथ धातु का रिएक्शन। यहां पे जैसे मान लीजिए, यहां पे जब जिंक रिएक्शन करेगा, यहां पे देखिए जिंक रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। ठीक, जिंक जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे देखिए जिंक कॉपर रिएक्टिविटी ऑर्डर जब मैं पढ़ाया था तो जिंक देखा था कि ऊपर होता था और कॉपर रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे होता था। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो तत्व जो धातु जितना ही ऊपर रहता है हाइड्रोजन से, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब क्रियाशीलता उतना ही अधिक होती है। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और इस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो CuSO4 है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर धातु अलग से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि रिएक्शन ले लें हम, लोहे का कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये भी वैसे ही करेगा, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है ऐसा कि देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में कि हाइड्रोजन के नीचे था कॉपर, जबकि आयरन हाइड्रोजन के ऊपर था। तो हाइड्रोजन के जितना ही ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो यह क्या कर लेगा, FeSO4 का निर्माण कर लेगा और प्लस कॉपर धातु मुक्त हो जाएगा। तो इसमें आप डिफाइन क्या करोगे कि जब धातु के लवण के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देते हैं। ठीक, लिख लोगे और उसके बाद एग्जाम्पल में इसको लिख लोगे। तो धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज इस वीडियो सेशन में मतलब इसमें खत्म हो गया। अब हमें देखना है अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इससे रिलेट करके हमें देखना है, मिटाते हैं इसको।
अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हम लोग जो उसमें पहले क्या देखे थे धातुओं में कि धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, जिससे वो आसानी से त्याग करके और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनात्मक आयन का निर्माण कर लेते थे, अर्थात विद्युत धनात्मक होते थे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में प्रायः 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे वे आसानी से ग्रहण करके और इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक आयन का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे हम। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक आयन बनाते हैं, अर्थात इसी वजह से अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही भी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कर लोगे कैसे इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे? देखिए यहाँ पे क्लोरीन जब है रिएक्शन करेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन से तो Cl माइनस आयन बना लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या बना लिया? O-2 आयन बना लिया। ठीक, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अपने मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते थे जो क्षारीय स्वभाव के होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, बट यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेगा वह अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होगा, और यह अम्लीय ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसी को मैंने लिखा है कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो जल में घुल कर अर्थात जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पे देखिए सल्फर रिएक्शन करेगा। सल्फर क्या है? धातु है, अधातु है ना, अधातु है तो यह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस है तो यह क्या करेगा? रिएक्शन करेगा तो SO2 का निर्माण किया, सल्फर डाइऑक्साइड, जो किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। और यह SO2 किस नेचर का होता है? अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है छोटू, अम्लीय नेचर का हो गया। अब यह क्या करेगा? SO2 जो एक गैसियस स्टेट में था रिएक्शन करेगा H2O के साथ। H2O के साथ क्या बना लेगा? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है, तो हाइड्रोजन H2। ठीक, और सल्फर और ऑक्सीजन 2 है, एगो कितना हो जाएगा? 3 H2SO3 क्या हो गया? यह क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है ना, इसको मैंने बताया था आपको, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड और एक मैटर में बनेगा तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट में बनेगा। तो ऐसे ही हो गया। इसी प्रकार हम यदि कार्बन का रिएक्शन करा दे ऑक्सीजन के साथ तो देखिए कार्बन क्या कर लेगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं, कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कार्बन किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में, लिख लोगे आप। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अब क्रिया करेगा H2O के साथ तो क्या बना लेगा? H2CO3 ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जब, और यही अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड यही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्लीय ऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H2CO3, दैट मीन्स अम्ल का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बोनिक अम्ल के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सल्फर का रिएक्शन करा दोगे तो सल्फर का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, सल्फर का रिएक्शन करा के देख लेते हैं क्या होता है। मिटा देना इसको। सल्फर रिएक्शन करेगा किससे छोटू? ऑक्सीजन से। सल्फर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसका 2 मात्रा ले लेते हैं तो यह क्या बना लेता है? 2SO3, और यही 2SO3 किस सेक्शन में होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय स्वभाव का होता है। और यही 2SO3 जब रिएक्शन करेगा जल के साथ, 2SO3, 2 को हटा दीजिए, SO3 जब रिएक्शन करेगा जल के साथ तो क्या बना लेगा? H2O। रिएक्शन किया तो क्या बना लिया? H2SO4। ये क्या है? अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे किस स्टेट में बनेगा? एक्वस स्टेट में, बिकॉज ये क्या होगा? सॉलिड। ये क्या हो जाएगा? गैस। ये भी क्या बनेगा? गैस। ये क्या बनेगा? गैस। और ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी बनेगा। इसी को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है छोटू, तो आप लोग ये कर लोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होने वाली चीज नहीं है। अब कुछ ऐसे भी धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने उदासीनता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको कुछ ऐसे अधातु हैं।
अब कुछ ऐसे भी अधातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं। नोट में लिखोगे कि कुछ ऐसे भी अधातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल में उनका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो जल का निर्माण करेगा, और जल क्या होता है? उदासीन होता है। ये क्या हो गया? उदासीन हो गया, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, ठीक। उसी प्रकार रिएक्शन कराएंगे हम, नाइट्रोजन का रिएक्शन करा दे ऑक्सीजन के साथ तो यह क्या बना लेगा? N2O, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा? 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। उसी प्रकार जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कर लेता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और ये सब क्या होते हैं? उदासीन नेचर के होते हैं, ठीक है। कार्बन भी रिएक्शन करेगा, कार्बन 2 मोल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और यह भी किस नेचर का होता है? उदासीन नेचर का होता है। तो ये थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक केमिकल प्रॉपर्टीज है कि रिएक्शन विथ H2 हम लोग देख रहे थे, वहां पे अलग अलग जल के साथ, गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, शुद्ध जल के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल जब रिएक्शन करता है किसी से, अम्ल रिएक्शन, धातु रिएक्शन करता है जल के साथ तो यह रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है नो रिएक्शन। तो ये गुण याद रखोगे कि धातु जो होते हैं अम्ल से, जल से अभिक्रिया करके रिएक्शन नहीं करते हैं। और तीसरा, चौथा पढ़ोगे रिएक्शन विथ एसिड, मतलब अम्ल के साथ। तो हम अभी देखे थे कि धातु जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस को बनाते थे। बट यहाँ पे ये अधातु जो है रिएक्शन करके H2 को विस्थापित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो रिएक्शन देखिए ऊपर, एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेगा एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O का निर्माण करता है, जो लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, और ये भी किस स्टेट में? गैसेस स्टेट में होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे हम यदि हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको? कहीं कहीं 2 लगाना होगा। सल्फर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया, 1 5 हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं, सल्फर रिएक्शन करता है। सल्फर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बना लेगा? H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O जल का निर्माण करता है। यहाँ भी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे सल्फर 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करें हम? सल्फर के साथ यहाँ पे यदि 2 लगा दे तो नहीं हो सकता, फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, 3 लगा दिए, यहाँ पे 3 लगा दिए तो सल्फर 3 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो हो जाएगा। सल्फर 2 को, 1 को 3 को, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 ही है, तो 2 दूनी 4, तो ये रिएक्शन हो गया। अब लास्ट रिएक्शन हमें देखना है, रिएक्शन का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीकारक के गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो इसको आप लोग लिख लोगे, अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। कहाँ पे लिखें? इसको मिटा देते हैं। 5वां गुण, अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक F9 होता है। F9 जिसको क्या कहा जाता है? फ्लोरीन कहा जाता है, FLURIN। तो ये दिमाग में बैठा के रखोगे कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है? फ्लोरीन होता है। हम लोग बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब
क्वेश्चन ये पूछेगा कि धातु और अधातु के बीच रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो पहला गुण तो ये लिखोगे कि धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखोगे कि धातु अम्ल के साथ अम्ल कह रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता था, मेटल ऑक्साइड का बनाता था। और यहाँ भी आएंगे तो इधर क्या बनाता था, ऑक्साइड ही बनाता था। बट धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय स्वभाव के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं। ये पॉइंट्स लिख लोगे। अगला लिखोगे कि धातु जो होता है जल के साथ रिएक्शन करता है, परंतु अधातु जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अधातु जो होते हैं ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु धातु ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसी में से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जो आसान लगे आपको, मैंने बहुत सारा लिखवाया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, जहां से सीपी पढ़ाए ना उसमें से छांट करके जो जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख दोगे। वहां पे ये भी लिख सकते हो कि धातु के बाह्यतम कक्षा में प्राय 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी आप लिख लोगे। पहले ही डिफिनेशन में पहले ही अंतर लिखा है, उसी में से 3 निकल के आएगा। पहला तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा, बाह्यतम कक्षा में धातु के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट बताया कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले होते हैं, परंतु अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, ग्रहण करने वाले होते हैं। 3 को तो यही हो गया। एक ये लिख दोगे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय स्वभाव के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं। ठीक, चौथा ये लिख हो गया। पांचवा ये लिख सकते हो कि धातु जल से रिएक्शन करता है, परंतु अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स हो गए। 5 गो है, 5 नंबर का मिल जाएगा आसानी से, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इसको खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? वहां पे हम लोग पढ़ने वाले आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है और आयनिक कंपाउंड के गुण क्या क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबको हम लोग देखने वाले हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ऐसा क्यों होता है, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है क्यों, ये जो है 2014 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस बार मैं एग्जाम दिया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत सारा चीज जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसको खींचना आपको आना चाहिए, कैसे लिखा जाता है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन मतलब कल की क्लास में करने वाले हैं। तो कल की क्लास आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप मिस मत करें। और यदि आप पहले का वीडियोज नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो सेशन में मेटल और नॉन मेटल वाले में एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है ही। पहले वीडियो सेशन में धातु का गुण, दूसरे में अधातु का गुण, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखे। तीसरे और चौथे वीडियो सेशन से एक क्वेश्चन बनेगा कि धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पे अंतर स्पष्ट करें। और पांचवें में हम लोग तो आयनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। और आयनिक कंपाउंड जनरली बनता कैसे, तो धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो आयनिक ऑक्साइड का निर्माण, आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।